जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए क्लास 10th के मैथमेटिक्स शुरू किए हुए हैं हम सभी, तो थोड़ा सा उसमें अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं कि अगला कदम हम लोग को क्या कार्य करना है। आगे हम लोग को ये पता है कि हम लोग को पढ़ना था भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद सहभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या का ये क्लास है। सही है, तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये समझा दूं आपको कि ये जो भाज्य संख्या होती है वो कौन सी संख्या है। इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं भाज्य संख्या को। देखिए, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। ऐसी संख्या यहां समझते हैं, ऐसी संख्या। अच्छा, स्वयं से, स्वयं का क्या मतलब है? कोई भी संख्या अपने स्वयं की संख्या से विभाजित होता है। ये दो चीजें कंप्लीट करते हैं यहां पहले समझिए। मान लीजिए कि यह 20 है। कौन सी संख्या है? 20 एक संख्या है। मान लीजिए कि यह एक 20 संख्या है और 20 दो चीजों से विभाजित होगा। अगर आपके मन में चले डाउट तो कि आप कहेंगे कि नहीं, ये एक से भी विभाजित होता है। देखिए, एक से हम मानते नहीं कि विभाजित होता है। क्यों? क्योंकि विभाजित का मतलब होता है उसका खंडित करना, और जब इसको हम खंडित करेंगे तो बताइए 20 ही रह जाएगा, तो कहां विभाजित हुआ? नहीं हुआ ना। तो एक से हम ये मान ही लेते हैं कि एक से अगर किसी को भी काटेंगे, कोई भी संख्या होगा, तो वो विभाजित तो नहीं होने वाला है। अब बात आती है कि स्वयं की बात। तो स्वयं की बात आती है तो 20 एक ऐसी संख्या है जिस 20 से काटा जाए तो 1 बचेगा। स्वयं की बात आएगी तो 19 ऐसी संख्या है जिसको 19 से काटा जाए तो 1 बचेगा। स्वयं की बात आए तो 1000 एक ऐसी संख्या है जिसको हम 1000 से काटे तो 1 बचेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जितनी सारी संख्याएं हैं सबको काटिए स्वयं से तो उतना ही बचेगा, 1। कितना बचेगा? 1 बचेगा। समझे? तो ये भी लॉजिकल चीजें हैं कि भाई वो कोई भी संख्या हो उसे 1 से काट उतना ही से काटने पर 1 बचेगा। तो ये भी कोई नियम नहीं हुआ, मतलब कि नियम तो सबके लिए ये बराबर हो गया। तो भाई अलग कैसे दिखेगा? तो अलग दिखने के लिए यही बातें हैं। यहाँ पे भाज्य संख्या बताता है कि वैसी संख्या, समझिएगा, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा, अलावा का मतलब इसके बाद किसी और से, समझ रहे हैं? इसके बाद किसी और से, स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे में 4, 6, 8, 12, मतलब कि ये 20, 70 इत्यादि जितनी भी संख्याएं वो सभी क्या है? भाज्य संख्या है। अब स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होने वाली संख्या को आपको ढूंढना है। चलिए हम शुरू करते हैं। एक स्वयं से विभाजित होता है, मान लेते हैं, तो एक ही आ जाएगा। इसका मतलब है, अच्छा, एक किसी और से भी विभाजित होगा क्या? आंसर है नहीं। चलिए 2 पे आते हैं। 2 एक संख्या है जो स्वयं से विभाजित होगा। स्वयं के अलावा की बात कर रहा है, अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। स्वयं तो होगा ही सभी संख्या। तो स्वयं से अगर विभाजित करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। क्या 2 जो स्वयं से विभाजित होकर 1 बनाया, क्या वो किसी और संख्या से भी विभाजित होता है? आंसर है नहीं। चलिए कुछ और चीजों पे चर्चा करते हैं। हम आते हैं 3 पे। 3 एक संख्या लेते हैं, स्वयं से डिवाइड कीजिए, 1 आएगा। क्या 3 में किसी और संख्या से भाग लगेगा? आंसर होगा नहीं। किसी पारा में आता ही नहीं है 3 के अलावा। तो इसका मतलब 3 भी ऐसा संख्या नहीं है जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सके। आते हैं 4 पे। 4 को 4 से विभाजित कीजिए, स्वयं से विभाजित कीजिए तो 1 आएगा। क्या 4 को और किसी संख्या से विभाजित किया जा सकता है? तो हाँ, 4 को सर 2 से विभाजित कर सकते हैं और ये 2 लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? 2। मुबारक हो, मिल गया आपका भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता हो, और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होने वाला पहला संख्या है वो 4 है। ये याद रखना है। स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित होने वाला पहला संख्या कौन है? 4 है, और 4 से ही भाज्य संख्या शुरू होती है। तो यहाँ 4 भी भाज्य संख्या है। 6 मैंने लिखा, 6 भाज्य संख्या है कि नहीं है? तो देख लीजिए ना आप भाग देकर, ये 3 से 6 से विभाजित होगा ही, स्वयं होगा ना एक मर्तबे, और फिर ये 6 3 से भी होगा, फिर ये 6 2 से भी होगा। इसका मतलब है कि ये तो बहुत सारी संख्याओं से विभाजित हो रहा है, तो ये भी भाज्य है। 8 भी बहुत सारी संख्याओं से, 20 भी बहुत सारी संख्याओं से, 70 भी बहुत सारी संख्याओं से, लेकिन 4 से पहले वाली कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो स्वयं के अलावा किसी से विभाजित हो। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाज्य संख्या उन संख्या को कहते हैं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता हो। अगर इस मेथड को हम मानेंगे तो सबसे पहली और सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो क्या है? 4 है। तब डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब आइए अभाज्य पे बात करते हैं।
अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या। इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, आपको याद रखना है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? थोड़ा सा समझा दीजिए सर, अभी ये तो हम आए हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं? ऐसी संख्या है जो इसके बिल्कुल विपरीत चलेगा, ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हो, स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ही नहीं होती हो, उसे हम कहते हैं क्या? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। जैसे आप 2 को ले लीजिए, देखिए 1 को नहीं रखा गया क्योंकि 1 तो एक ही है, इसको विभाजित किया ही नहीं जा सकता। हम अपने पहले ही बताए, विभाजित का मतलब होता है कम करना, खंडित करना। इसको भाई खंडित कर ही नहीं सकते, 1 काटेगा फिर भी 1 ही रहेगा। लेकिन 2 को अगर स्वयं भी कोई काटता है 2, तो ये देखिए क्या होगा, 1 आंसर बदला। तो स्वयं अगर विभाजित होने वाली संख्या है तो वो 2 है, और यह 2 से विभाजित होगा स्वयं से, बाकी किसी से नहीं होगा। 3 से विभाजित होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। उसके बाद 5 भी आ जाइए, 5 केवल 5 से विभाजित होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। 7 केवल 7 से विभाजित होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। 9 होगा, 9 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 11 आ जाइए, 11 से विभाजित होगा, 13 से विभाजित होगा, 17 से विभाजित होगा, 15 भी नहीं है, याद रखिएगा। तो ये संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 2 3 5 7 9 11, 9 नहीं है, 11 13 17 19 23 आदि। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या जो है, वो क्या है? तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला सहभाज्य पूर्णांक है जो इस चैप्टर का नीड है, इस चैप्टर के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए सहभाज्य पूर्णांक को समझना ही पड़ेगा आपको। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि डायरेक्ट सहभाज्य से एग्जाम में प्रश्न बनता है। याद रखिएगा, सहभाज्य के लिए आपको जोड़ा में कोई नंबर देगा। कहां देगा बच्चों? जोड़ा में। जोड़ा का मतलब एक युग्म देगा, एक जोड़ा देगा, और तब पूछेगा कि यह सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है। या 4 कोई संख्या दे देगा और कहेगा कि बताइए इनमें कौन सा अभाज्य संख्या है। थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। सह अभाज्य संख्या के लिए एक ही HCF एलसीएम क्या होता है? देखो यहां मैंने लिखा कि HCF 1 होता है। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो महत्तम समापवर्तक होता है, जिसे आप अभी समझते ही नहीं होंगे। थोड़े से धैर्य रखिए, बस इतना याद रखिए कि HCF जिसका 1 होता है उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और यह भी याद रखिए कि सहअभाज्य संख्या उसी को कहेंगे जिसमें कम से कम 2 संख्याएं देंगी और हमसे पूछा जाएगा कि यह दोनों संख्याओं का जो समुच्चय है, जो युग्म है, जोड़ा है, वो सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? समझिए, संख्याओं का ऐसा समूह, समूह समझ रहे ना, जोड़ा, संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 होता है, जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका HCF 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या। अब HCF सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, छोड़ो, अभी थोड़ी देर के लिए HCF भूल जाओ जब तक आप चैप्टर पढ़ नहीं रहे। तब मैं दूसरे तरीका से आपको समझाता हूं कि कैसे HCF के बिना आप ज्ञात कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपको दिया 15 और 16 और कहा कि यह सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। बताइए, बड़ी ही आसान है। 15 का आप गुणनखंड करेंगे, 15 का आप क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 15 का गुणनखंड करेंगे, कितना से लगेगा बच्चों? अब इस गुणनखंड का नियम भी है जो अगले ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। गुणनखंड क्या किया जाए, कैसे किया जाता है। तो हम 15 को 3 से गुणनखंड करेंगे, 5 आएगा, फिर 5 से गुणनखंड करेंगे, 1 आएगा। यानी इस 15 के गुणनखंड में मैं लिख सकता हूं 3 गुने 5। उसी तरह से 16 का गुणनखंड कीजिए आप। 16 का गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 8 आएगा, 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से करेंगे 1 आएगा। जिसको गुणनखंड नहीं आएगा वो अगले क्लास में आएगा, समझे? अगले क्लास में मैं गुणनखंड पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर के लिए। तो 16 का गुणनखंड क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब थोड़ा आप सोचिए कि क्या इस दोनों संख्याओं के बीच कोई भी ऐसा संख्या है जो कॉमन है? कॉमन का मतलब दोनों में है। कोई भी ऐसा संख्या? आंसर है नहीं। 3 इसके पास है, 3 इसमें नहीं है। 2 इसके पास है, 2 उसमें नहीं है। 5 उसके पास है, 5 इसमें नहीं है। कोई है ही नहीं। और हमें किसी न किसी को चुनना पड़ेगा जो दोनों में है।
तो याद रखिए, जब कोई नहीं हो तो इसके गुणनखंड के लास्ट में एक बचा था और इसके गुणनखंड के लास्ट में भी एक बचा था। जब कोई नहीं हो तो मैं कहूंगा कि वह एक है जो दोनों में है। क्यों? क्योंकि हम इसके गुना कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब कोई गुणनखंड ना हो तो कौन आए? सहारा बनकर एक। यानी 15 और 16 के अभाज्य गुणनखंड में कोई ऐसा नहीं है जो मिल सका, तो उसके बदले हमने किसको कहा कि भाई तुम ही चलो एक को, और जो दोनों में मिल जाए ना वही HCF कहलाता है। अब यहां HCF समझ में आया? 15 और 16, 15 और 16 का HCF अगर ये 3 दोनों में मिलता तो 3 HCF होता, अगर ये 5 दोनों में मिलता तो 5 होता, अगर 3 और 5 दोनों मिल जाता तो 3 गुने 5 होता, गुना करके 15 होता। इसके बारे में बहुत बड़ा चर्चा करने वाले हैं हम लोग, पर इतना ही समझ लीजिए, दोनों में कोई कॉमन नहीं मिला, और जब दोनों में कोई कॉमन ना मिले चट से आप कह दीजिए कि यही है अभाज्य, मतलब कि सभाज्य संख्या। देखिए यहां दोनों में क्या मिला? तो भाई एक मिला। क्यों मिला? क्योंकि कोई ना मिला। तो जब कोई नहीं मिलेगा तो एक मिलेगा, और एक जहां HCF आया यही है HCF। क्या है? HCF। HCF कितना आया? 15 16 का एक। इसका मतलब यही क्या है? आपका सहभाज्य संख्या है। आप आइए 5 और किसका लिए हैं? 5 और 6, ये बताइए सहभाज्य है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर, 5 का गुणनखंड 1 गुने 5, 6 का गुणनखंड 1 गुने 2 गुने 3। अब देखिए ये 5 जो है एक के अलावा, एक को छोड़ दीजिए, 5 जो है, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि ये 5 का गुणनखंड 5 है, इसका 2 और 3, 5 में कुछ नहीं तो 1, और इसमें भी कुछ नहीं 1, लेकिन 5 तो इसमें नहीं है, 2 और 3 इसमें नहीं है, तो कोई नहीं हुआ, तो कौन आएगा? 1। यानी 5 और 6 का HCF, कौन? HCF भी कितना आया? 1। और जिसका HCF 1 आ रहा है, मतलब कि दोनों में कोई नहीं आ रहा है ऐसा, जो दोनों का गुणनखंड तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो टकरा रहा है, तो उस संख्या को, उस युग्म को हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। आप करके देख लीजिए, कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसके युग्म में दोनों में आपस में टकरा रहा हो। तो ये 5 9 13 20 17 23, 17 का देख लीजिए, 17 का 1 गुने 17, 23 का 1 गुने 23, और इसमें दोनों में कोई नहीं टकराया, फिर कौन आएगा? एक। यानी 17 और 23 का जो HCF आया वो कितना आया? 1। इसका मतलब ये भी क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और तब मैं आपको अगले ही क्लास में पढ़ाऊंगा कि गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। अच्छा, लेकिन इसके बाद 2 और पॉइंट है, उसको भी कवर कर ही लेते हैं। 2 और पॉइंट क्या है सर? आइए, सम संख्या किसको कहते हैं? इवन नंबर। और विषम संख्या किसको कहते हैं? ऑड नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? समझिए, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः पूरी तरह से विभाज्य है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे में आप 2 को भाग कीजिए, 1 आएगा, पूरी तरह, पूरी दशमलव में नहीं आना चाहिए, दशमलव में पूरी पूर्णतः अविभाज्य हो, मतलब कि तब पूरी तरह से कटनी चाहिए। जैसे यहाँ 2 से भाग दो, 2 ही से, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ 2 से भाग दो, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ 2 से भाग दो, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ 2 से भाग दो, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पूरी संख्या में कट रहा है। तो ऐसी संख्या, यहाँ 100 में 2 से भाग दो, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहाँ 12 में 2 से भाग दो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी संख्या जो कोई भी 2 से पूरी विभाजित होता है उसे हम कहते हैं सम संख्या। और यहाँ याद रखना है कि 2 से पूरी विभाजित होने वाली एक नहीं है। 1 को 2 से भाग करेंगे, क्या पूरी विभाजित होगा? नहीं, 0.5 आएगा, और दशमलव वाली, समझे, सम संख्या नहीं है। तो आपको याद रखना है कि वह 2 ऐसी संख्या है जो 2 से पहली बार विभाजित होती पूरी। तो इसका मतलब सबसे छोटी सम संख्या कौन कहलाएगी? तो 2 कहलाएगी। अब बड़ी तो बहुत हो जाएगी। आइए, विषम संख्या किसको कहते हैं? ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 17, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। और वो एक ऐसा संख्या है जो 2 से पहली बार विभाजित नहीं होता। तो इसका मतलब है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये सब पर भी बहुत सारा प्रश्न बनता है बच्चों, याद रखना है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी तो है, लेकिन ये एक बड़ा सा मकान बनाने में आपकी बहुत सहायता करेगी।
समझे? उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्लास को आप मिस नहीं करिएगा, देखना नहीं भूलिएगा और ये क्लास को आप शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएँगे और सभी सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊँगा और अलग-अलग टीचरों के द्वारा भी पढ़वा सकता हूँ। तो आप आइए, जुड़िए और अच्छे से इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।